गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को वितान भाग 2 कक्षा 12 की ये पाठ आधार पाठ्य पुस्तक है। उसमें से पहला चैप्टर सिल्वर बैंडिंग ये स्टार्ट करूँगी। तो ये सिल्वर बैंडिंग नामक पाठ जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया इस पाठ में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत जी ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद ही भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी जो यशोधर थे, पंत जी ने किया गया आखिरी फाइल का जो था लाल फीता बांधकर जब निगाह उन्होंने अपनी मेज से उठाई तो दफ्तर की पुरानी घड़ी दीवार पर 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई में घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम अपने रेडियो से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताया। सुस्त यानी धीमे चलने वाली। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो ऑफिस में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, एक निगाह उन पर भी डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे, और जो दफ्तर के जो थे ना कर्मचारी, उनके ही कारण 5 बजे के बाद उनको बैठना पड़ता था, क्योंकि वो भी काम धीरे धीरे करते थे, घड़ी की तरह उन्होंने बताया। चलते चलते जूनियरों से थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करते थे, मनोरंजन की बात कर लिया करते थे। जो दिन भर का उनका शुष्क यानी रूखा व्यवहार रहता था, काम के प्रति वो अलर्ट रहते थे कि काम समय पर होना चाहिए, बीच में कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन चलते चलते सबका वो मन खुश कर देते थे। ये सीख उन्होंने किशनदास से ही सीखी थी, क्योंकि उनके घर ही रुके थे और उन्हीं के ऑफिस में उन्होंने अपने ऑफिस में लगवाया था, तो ये सारी शिक्षा उन्होंने दी थी। तो उनके नियमों का पालन कर रहे थे। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई, तो उन्होंने मजाक में मनोरंजन में कहा कि ये आपके देखा देखी घड़ी भी धीरे चलने लगी है। तो ये नेक्स्ट पेज आप लोग निकालें। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए नए छोकरे ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थोड़ी बदतमीजी सी एजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? तो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक चड्डा नया लड़का था, जिसकी जो पतलून यानी जो पैंट पहने हुआ था चौड़ी मोहरी वाली थी, और ऊंचे हिल के जूते पहने हुए था। समहाउ इम्प्रायर से मालूम होते थे उन्हें कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। यशोधर जी को थोड़ी बदतमीजी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनको बिल्कुल भी ये बदतमीजी सी लग रही थी उनको, जो अशिष्ट व्यवहार कहना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार उनको मालूम पड़ रहा था कि उनके प्रति ये अशिष्ट व्यवहार अच्छा व्यवहार नहीं है, थोड़ी बदतमीजी सी। ये जेजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी चूनेदानी, आखिर वो बोलने लगा आपकी चूनेदानी, जिसमें कहते हैं ना पान और चूना रखने का होता है ना, चूना रखने का चूनेदानी। तो उनको घड़ी को बताया कि आपकी चूनेदानी की क्या हाल है, वक्त सही देती है, तुम्हारी घड़ी सही टाइम देती है कि नहीं देती है?
पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया। उसके अशिष्ट जो चड्डा नया लड़का आया था उसके अशिष्ट व्यवहार को उन्होंने अनदेखा किया। मिनट टू मिनट करेक्ट दे दी और बोले यशोधर जी कि मेरी तो मिनट टू मिनट मतलब सही टाइम करेक्ट देती है बिल्कुल। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर जी ने छोड़ दिया था। चड्डा ने फिर धृष्ट अशिष्ट व्यवहार से कलाई उन्होंने पकड़ ली और धृष्टता से प्रकट होकर विरोध करना यशोधर जी ने छोड़ दिया था। अशिष्टता का व्यवहार उन्होंने दूसरों के प्रति छोड़ दिया था। मन ही मन उस जमाने की जरूर याद करते। उन्होंने अपनी पिछली यादें उनको आ गईं कि किसंदा भाई नहीं कहते थे, वो दफ्तर में साहब कह कर पुकारते थे। और घड़ी की ओर देखकर बोला बाबा आदम ज़माने की घड़ी है। और वो आखिर में ये बोला कि तुम्हारी घड़ी तो बाबा आदम ज़माने की यानी बहुत पुरानी है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाएगी। उन्होंने कि एक अब तो नई घड़ी जापानी ले लो सस्ती सी। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक की राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? तो उन्होंने यशोधर जी ने कहा, उसका विरोध न करते हुए कहा ये घड़ी मुझे शादी मिली थी। हम पुराने, हमारी घड़ी पुरानी है, लेकिन टाइम तो सही देती है, कैसी रही? बोली कैसा रहा? नेक्स्ट पैराग्राफ। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देना, मतलब जैसे को तैसा जवाब देना। कि नहले पर दहला का अर्थ होता है जैसे को तैसा। आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रैमजी स्कूल अल्मोड़ा में जहाँ से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह की आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों उठकर ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी परंपरा में किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोटी रोजी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक मैट्रिक नाम पास बालक को शरण मिली थी। कभी किसंदा कुंवारे थे, पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली से आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर बाह्य सर्विस वह नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस में रसोईया बनाने को रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए और वह अपने लिए कपड़े जिससे बनवा सके और गांव में पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई, दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया। तो आगे इसका अर्थ इस तरह का नहले पदेला यानी जैसे को तैसा जवाब दिया और उन्हें आगे बढ़ा देने की परंपरा से रैमजी स्कूल। तो जो रैमजी स्कूल अल्मोड़ा में था, जहाँ यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की मैट्रिक यानी हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाँ सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। तो कभी कभी वो जैसे हाई स्कूल की मैट्रिक की परीक्षा पास करके जब आए थे तो उन्होंने अपने पिछले दिन याद करते हुए सोच रहे थे कि वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, दोनों ठठाकर यानी ज़ोर ज़ोर से हंस कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा में किसंदा के क्वार्टर में भी, जहाँ रोजी रोटी के लिए बहुत से लड़के किसंदा जो थे वो रोजी रोटी के तलाश में आते थे, तो कहीं जैसे उनको जगह नहीं मिलती थी तो उनके यहीं ठहर जाया करते थे। तो ऐसे ही यशोधर जी आए थे दिल्ली से मैट्रिक पास करके, उनकी ही शरण मिली। तो किसंदा कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। पहाड़ से आए हुए कितने लड़के ठीक ठिकाना उनके यहाँ पहले रह जाते थे। मैस जैसी थी, तो जो कहते थे आओ अपना लाओ पकाओ खाओ यहाँ पर, जब तक तुम्हें ठीक ठिकाना नहीं मिलता है। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए नहीं थी और बहुत कोशिश की तो भी उनको बॉय सर्विस में नहीं लगा सके। तब किसंदा ने गैस का रसोईया बनाकर उनको रख लिया और यशोधर को उनको 50 रुपये उधार भी दिए। और उधार देने के बाद जिससे उनको कपड़े उनके बन सकें और अपने गांव में भी भेज सकें। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी पर दिलवाई और दफ्तर में मार्गदर्शन भी किया और उन्होंने अपने ही दफ्तर में उनको रख लिया और उनको मार्गदर्शक यानी उनको सब उसके बारे में बताया। नेक्स्ट, चड्डा ने ज़ोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए हैं? मैंने पूछा कि आपकी शादी हुई कब? तो चड्डा ने ज़ोर से कहा, बाबू आप किस ख्यालों में क्या सोच में पड़ गए हैं? आपकी शादी कब हुई है?
यशोधर ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। उन्होंने जो पहले हाथ मिलाया करते वो उसमें अपने पुराने ख्यालों में चले गए थे, तो उन्होंने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। मैनेन मुखातिब होकर बोला, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो उन्होंने कहा हमारा 6 फरवरी और 1947 को शादी हुई है। तो नेक्स्ट पेज निकालिए आप लोग। मैंने फ़ौरन हिसाब लगाया, चेक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ डे सर। तो चड्डा ने कहा फटाफट, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। आपका तो सिल्वर वेडिंग है, शादी का पूरा 25 साल हो गए हैं। यशोधर जी खुश होते हुए झपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने इस अंदाज से सीखी थी। तो यशोधर खुश भी हुए और थोड़े शर्माते हुए झपते हुए उन्होंने ये अदा किस अंदाज से सीखी थी। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। तो चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सेक्शन के जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनको चाय पानी का इंतजाम फटाफट कर। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। यशोधर जी बोले, ये सारी वेडिंग एनिवर्सरी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ के चोचले नहीं है, ढोंग डटूसरे नहीं है, ये तो सब बाहर के हैं, ये हमें नहीं अच्छा लगता है, ये हमारे यहाँ के नहीं है। चड्डा बोला, मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव। बोले, बातें मत बनाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही सौदा है, अगर चाय बनाकर मत डालो हमें, बस हमें मट्ठी चाय लड्डू इतना चाहिए। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जा रही, कौन सी धन दौलत आपकी खर्च हुई जा रही है। यशोधर ने जेब में बटुआ और बटुए में से 10 रुपये निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट आई समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। ये यशोधर बोले अपनी बटुए से 10 रुपये निकालते हुए कि आप लोग चाय पीजिए, जो हमारे संस्कार में नहीं है, कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट, मतलब जो हमारे संस्कारों में नहीं है उस पर हम देख के अनदेखा करते हैं, उनको हम नहीं उसको अपनाते हैं, आप लोग पीजिए। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया। पुनः बड़े बाबू आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट में सेक्शन का क्या बनता है, 30 रुपये में चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें। उन्होंने कहा, 10 रुपये में क्या होगा, 30 रुपये में तो पेट भरने की जुगाड़ हो जाएगी, यानी इंतज़ाम हो जाएगा, जुगाड़ यानी इंतज़ाम, व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट, सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार है। गुजरता बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर नहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार बस अफोर्ड की नहीं जा सकती, तब भी उसकी बात क्या सोचना और क्यों। सारा सेक्शन जाता है कि यशोधर बाबू के बटुए में 100-150 रुपये हमेशा ही पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य गिनने योग्य ना हो, नगण्य यानी गिनने योग्य ना हो, तो बस का टिकट का खर्च भी नहीं है। गोल मार्केट से सोसाइटी तक, सेक्रेटेरिएट माने सोसाइटी तक वो अपने साइकिल से आते जाते हैं और इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आज के युग के हैं, आधुनिक यानी आज के युग के हैं और उन्हें पिता का साइकिल पर आना जाना बिल्कुल सख्त नागवार, बिल्कुल अनुचित, नागवार यानी अनुचित लगता है क्योंकि बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, उनको बिल्कुल ही बेकार ये सवारी बेहुदा मतलब अनुचित, बहुत ही निहायत माने एकदम बेकार मालूम होती है। तो
कार के बारे में क्या अफोर्ड की नहीं जा सकती है, उसके बारे में तो सोचना ही क्या है। तो ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक, नेक्स्ट डे।